हेलो बच्चों, मनुष्य में बड़े हों या बच्चे हों, हर मनुष्य की या बच्चे की यही प्रवृत्ति और आदत होती है कि वो अपनी बड़ी से बड़ी बात को भी छोटे से छोटे शब्दों में और कम समय में कहना चाहता है। तो अपने शब्दों को और अपनी बातों को कम समय में कहने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। समास है क्या? समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो पद बनता है उसे हम समास कहते हैं। और ये जो मिले हुए जो दो या दो से तीन अधिक शब्द होते हैं, इन शब्दों को हम कहते हैं समस्त पद। और इन समस्त पदों को अगर हम अलग करते हैं या उनका विग्रह करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं समास विग्रह। ये मैं आपको लिखा हुआ और ढंग से समझाती हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक छोटा पद बन जाता है उसे हम समास कहते हैं। यानी कि जो शब्द बना वो कहलाता है समास और उसी शब्द को हम बोलते हैं समस्त पद। अब ये जो समस्त पद है उन्हें अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जो अलग किया जाता है, अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। ये मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाती हूँ। शरणागत, यह समस्त पद है, इसका समास विग्रह किया गया तो यह कहलाया शरण में आगत। शरण में आगत यानी समास विग्रह। अब समास में दो पद होते हैं, एक पद होता है पहला पद और दूसरा होता है दूसरा पद। तो जो पहला पद होता है वह कहलाता है पूर्व पद और दूसरा वाला जो पद होता है वह कहलाता है उत्तर पद। तो शरणागत का समास विग्रह हुआ शरण में आगत और शरण इसका पूर्व पद है और आगत इसका उत्तर पद। तो समास है क्या? समास बड़ी बात को छोटे रूप में कहने की एक प्रक्रिया है जिससे समय की बचत होती है। अब हम क्या सोचेंगे, समास होते कितने हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हमें समास के भेद के बारे में जानना चाहिए। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास के भेद, समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला समास है अव्ययी भाव समास, दूसरा समास है तत्पुरुष समास, तीसरा समास है कर्मधारय समास, चौथा समास है द्विगु समास, पांचवा समास है द्वंद्व समास और छठा समास है बहुव्रीहि समास। अब इन 6 समासों को अगर हम अलग अलग अध्ययन करें तो इसमें हम क्या देखेंगे? पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता क्या है? अव्यय यानी कि अव्यय, तो अव्यय पहला पद। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। हर वाक्य में कोई ना कोई पद प्रधान होता है, किसी में पहला होता है, किसी में दूसरा होता है, किसी में आखिरी होता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और जो पहला पद प्रधान होता है वही अव्यय होता है। तो अव्ययी भाव समास का जो आरंभ है वो अव्यय से होता है। अव्यय कौन कौन से हैं? आ, बे, पर, नी, प्रति, यथा तथा साथ में ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के जो शब्द होते हैं वह भी अव्ययी भाव समास में ही आते हैं। तो अब इसको शॉर्टकट में अव्ययी भाव समास अव्यय से प्रारंभ होता है और इसमें पहला पद प्रधान होता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। बाकायदा, ये बा से शुरू हुआ है तो बाकायदा कायदे के अनुसार। दूसरा शब्द है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तीसरा शब्द है रातों रात, रात ही रात में। अभी आप देखेंगे ये रातों रात जो शब्द है यह शब्द पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से संबंधित है, क्योंकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वही होता है जहां दोनों शब्द समान हो और उनके अर्थ भी समान हो। तो रात हो रात यानी पुनरुक्ति प्रकाश, तो रात ही रात में। आजन्म यानी कि मृत्यु पर्यंत, निडर यानी बिना डर और प्रतिदिन दिन दिन। इस प्रकार अव्ययी भाव समास पहला पद प्रधान होता है और इसमें अव्यय से प्रारंभ होता है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग होता है। पहला समास जो था वो अव्ययी भाव समास। अब उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास जो है उस समास में दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है। पहला पद नहीं, दूसरा पद। तो दूसरे पद को हम उत्तर पद बोलते हैं। तो जिस समास में
दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक के चिन्हों से संबोधन होता है और फिर वो लोप हो जाते हैं। कारक के चिन्ह आप जानते ही होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, संबोधन है, अरे आदि। तो तत्पुरुष समास में कारक की जो विभक्तियां होती हैं उनका प्रयोग होता है और वो लोप हो जाती हैं। तो इन कारक की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अब ये जितने भी समास हैं इनमें जो विभक्ति होती है वैसे तो आपको याद होगी, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी है साथ में आपकी जानकारी के लिए। कर्म में को विभक्ति लगती है, करण में से विभक्ति लगती है, संप्रदान तत्पुरुष के लिए विभक्ति लगती है, अपादान के लिए से, ये से जो है वो अलग करने के लिए है, और संबंध तत्पुरुष में का, के, की विभक्ति का प्रयोग होता है, और अधिकरण में है, जो, अरे विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हमने तत्पुरुष समास आपको समझा ही दिया है कि इसमें दूसरा यानी उत्तर पद प्रधान होता है, कारक की विभक्ति के चिन्हों का लोप होता है। तो उस आधार पर मैं कुछ उदाहरण आपको समझा रही हूँ। स्वर्ग प्राप्त, अब हमने इसका समास विग्रह किया स्वर्ग को प्राप्त, तो जिसमें को विभक्ति लगी तो ये हुआ कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा शब्द है हस्तलिखित, इसको किया हमने विभक्त किया तो हस्त से लिखित, इसमें से विभक्ति लगी यानी कि यह करण तत्पुरुष समास हुआ। तीसरा शब्द है देशभक्ति, तो इसका समास विग्रह हुआ देश के लिए भक्ति, यानी यह संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी कि से पथ से भ्रष्ट अलग करने के लिए है और यह अपादान तत्पुरुष समास हुआ। बैलगाड़ी, बैलों की गाड़ी अर्थात बैलों से गाड़ी का संबंध होने के कारण ये संबंध तत्पुरुष समास हुआ। महान, महात्मा, महान है जो आत्मा, जिसमें है, जो, अरे विभक्ति का प्रयोग होता है, यह अधिकरण तत्पुरुष समास में आती है। इस प्रकार तत्पुरुष समास 6 भागों में बटा हुआ है और इसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है। उस आधार पर हम तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। तत्पुरुष समास की बात करें, तीसरे नंबर पर आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में समस्त पद में विशेषण व विशेष्य का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? विशेषण व विशेष्य का संबंध होता है, अर्थात पहला पद ही विशेषता बताता है। कर्मधारय समास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसको जानने के लिए जो भी हम शब्द बोलते हैं, जो भी हम समस्त पद बोलते हैं, उसके पहले शब्द की विशेषता होती है, पहले शब्द से ही विशेषता पता चल जाती है। तो जिसमें हमें पहले शब्द से विशेषता पता चल जाए वही कहलाता है कर्मधारय समास। जैसे महावीर, महान है जो वीर, तो यह महान क्या है? विशेषता। घनश्याम, घन के समान श्याम, तो ये श्याम की विशेषता सांवला रंग घन है जो दिखाया गया है। कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी कि नयन की विशेषता यह है कि वो कमल के समान सुंदर है। नील कमल, नीला है जो कमल, तो कमल तो बहुत होते हैं लेकिन नीला कमल, तो ये नीला कमल उसकी विशेषता है, तो ये कहलाएगा कर्मधारय समास। इस प्रकार कर्मधारय समास वह समास है जिसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता को दर्शाता है। अभी हमने कर्मधारय समास में पढ़ा कि इसमें पहला पद ही विशेषता होती है। अब कर्मधारय समास के बाद में आता है, चौथे नंबर पर आता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में आपको क्या याद रखना है? द्विगु समास में याद रखना है कि जो समस्त पद है उसका पहला जो पद है वह संख्यावाची होता है। संख्यावाची अर्थात संख्या से संबंधित। जैसे द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची अर्थात संख्या। जैसे त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, यानी कि इसमें पहला शब्द क्या आया? 3, तो यह कहलाएगा द्विगु समास। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह, अर्थात इसमें पहला शब्द क्या आया? 3, तो ये कहलाया द्विगु समास। ऐसे ही दुराहा, 2 राहों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। सप्तशती, 7
किताब है ये बिहारी जी की सप्तशती, इसमें पहला शब्द है सप्त। पंचभुज, 5 भुजाओं का योग। तो जहां भी पहला शब्द आता है संख्या वह कहलाता है द्विगु समास। अब द्विगु समास के बाद में हमारा आता है 5वें नंबर पे आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है क्या? द्वंद्व समास में जो समस्त पद है उसके जो दोनों पद हैं वो दोनों पद ही प्रधान होते हैं, ना पहला ना दूसरा, बल्कि द्वंद्व समास में समस्त पद में दोनों पद ही प्रधान होते हैं और दोनों पदों के बीच में योजक तथा और का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह है और इसमें प्रयोग होता है। जैसे द्वंद्व समास में कुछ भी नहीं है, सीधा सा है अन्न जल, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ आया है, लेकिन इसका समास विग्रह करेंगे तो अन्न और जल, तो यहाँ और का प्रयोग हुआ। पाप पुण्य, इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है और दोनों ही पद प्रधान है, किसी भी एक पद का महत्व ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो गया पाप और पुण्य, तो यह भी द्वंद्व समास है। इस प्रकार अमीर गरीब, राजा रंग, रात दिन आदि ऐसे शब्द हैं जिनमें योजक चिन्ह लगे हुए हैं और इनका समास विग्रह करने पर इसमें और का प्रयोग होता है, तो यह कहलाते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद में हमारे पास आता है 6ठे नंबर पर बहुव्रीहि समास। यह समास थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द की विशेषता बताते हैं, अर्थात विशेषण बताते हैं। जैसे यहाँ पर आया गजानन। अब गजानन है, इसका हमने समास विग्रह किया है गज के समान आनन। तो गज के समान आनन बोलने पर इसमें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इन दोनों शब्दों के समास विग्रह करने पर एक तीसरा अर्थ निकला, वो अर्थ था गणेश। यानी गज के समान जो आनंद है वो किसका है? गणेश का है। तो यहाँ बहुव्रीहि समास हुआ क्योंकि समास विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। दशानन, 10 है जिसके आनंद, 10 है जिसके आनंद अर्थात रावण, यानी दशानन में 10 भी है आनंद भी है, दोनों पदों से तीसरा अर्थ निकला रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। त्रिनेत्र, 3 है जिनके नेत्र अर्थात शिव। लेकिन यहाँ मैं तुम्हें एक चीज समझाना चाहूंगी, वो चीज समझाने वाली बात यह है कि मैंने आपको बताया था द्विगु समास जिसमें संख्या पद प्रधान होता है। अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि समास जिसमें दशानन में भी 10 शब्द पहला संख्यावाची है, तो बच्चों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें भी संख्या आ रही है, तो ये बहुव्रीहि समास क्यों है? तो ये बहुव्रीहि समास इसलिए है कि जिसमें संख्या के आने के बाद कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता तो वह कहलाता है द्विगु समास। लेकिन यहाँ संख्या आने के बाद भी तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण, तो यह है बहुव्रीहि समास। जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में भी 3 संख्या है, यह द्विगु समास भी हो सकता है, लेकिन त्रिनेत्र 3 है जिनके नेत्र जिसका अर्थ निकल रहा है शिव, अर्थात तीसरा अर्थ निकलने के कारण यह भी कहलाएगा बहुव्रीहि समास। अभी तक मैंने आपको समझाया समास किसे कहते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक पदों के मिलाकर के जो छोटा शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इन सारे समासों को समझाने के बाद, इनकी परिभाषा समझाने के बाद मैं आपसे कुछ अभ्यास प्रश्न करना चाहती हूँ जिन्हें आप स्वयं करेंगे। तो पहला प्रश्न है समास किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है समास कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा प्रश्न है तत्पुरुष समास के कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं। अब ये तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। कुछ प्रश्न है जो प्रायोगिक है, प्रायोगिक यानी निम्न शब्दों के समास आपको बताने हैं कि ये समास कौन सा है। जैसे अध्यापका, तो ये कौन सा समास है? चौराहा, दशानन, सुख दुख, आजीवन, यथा समय, वनवास, चतुरानन, लघु कथा, लंकाधिपति,
ऋण मुक्त, यश प्राप्त। तो ये सारे जो प्रश्न हैं इनको आप स्वयं करेंगे और इन समासों के नाम आप लिखेंगे। लेकिन इन समासों के नाम लिखते समय अगर आपको कोई भी समस्या आती है, आपको समझ में नहीं आता ये समास कौन सा है और इस क्यों है, तो इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।